हेलो एवरीवन। जेंडर सेंसिटाइजेशन में हम लोग आज पढ़ेंगे ब्लॉक 4 हेल्थ एंड जेंडर। और ब्लॉक 4 का सबसे पहला यूनिट है यूनिट 9 रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। तो यहाँ पे यूनिट के टॉपिक में ही दो टर्म्स दिए गए हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स। तो हमें सबसे पहले समझना होगा इन दो टर्म्स को। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिप्रोडक्टिव राइट्स। तो ये जो राइट्स है ये एक बेसिक राइट है सारे कपल्स के लिए या फिर किसी इंडिविजुअल के लिए भी, ठीक है। और इस राइट से वो फ्रीली डिसाइड कर सकते हैं नंबर, स्पेसिंग और टाइमिंग अपने चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। तो इसी राइट को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव राइट्स, ठीक है। जैसे कि कुछ रिप्रोडक्टिव राइट्स वुमेन के लिए सबसे पहला है राइट टू लीगल और सेफ एबॉर्शन, ठीक है। दूसरा है राइट टू बर्थ कंट्रोल, ठीक है। फिर तीसरा है राइट ऑफ एक्सेस क्वालिटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्वालिटी हेल्थ केयर। और लास्टली राइट टू एजुकेशन इन ऑर्डर टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है रिप्रोडक्टिव राइट्स वुमेन के लिए। और मेनली इस राइट से हम क्या समझ रहे हैं कि ये वुमेन को फ्रीली डिसाइड करने दे रहे हैं उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स के लिए, है ना। तो समझ गए होंगे आप कि क्या है रिप्रोडक्टिव राइट्स और क्या क्या इसमें इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी राइट्स हो तो उसे हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स, ठीक है। तो ये तो हो गया रिप्रोडक्टिव राइट्स। उसके बाद दूसरा टर्म है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब जो रिप्रोडक्टिव राइट्स है इसी का एक फ्रेमवर्क है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। अगर हम रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करें तो क्या बताई मैं कि कोई भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड राइट क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्टिव राइट। और ये हमारा रिप्रोडक्टिव राइट है कि हम अपने हेल्थ को भी अच्छा रखें। तो इसीलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, एक फ्रेमवर्क है रिप्रोडक्टिव राइट्स का, ठीक है। कैरियो प्रोग्राम ऑफ एक्शन डिफाइन करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कि ये सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है, सिर्फ डिजीज़ का ना होना हेल्थ नहीं है। यहाँ पे चाहिए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। तो हमें कंप्लीटली तीनों तरीके से स्ट्रांग होना होगा, सिर्फ डिजीज़ फ्री होना हेल्थ नहीं है। और ये डेफिनेशन सिर्फ वुमेन के पर्सपेक्टिव से नहीं, इसमें इंक्लूड होते हैं मैन भी एंड वुमेन भी, ठीक है। इसके बाद कुछ इंटरनेशनल फोरम्स हैं या फिर कोई प्रोग्राम जिसमें कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, इसमें क्या क्या राइट प्रोवाइड है इसे बस देख लो। जैसे कि आर्टिकल 10 सब क्लॉज 2 ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो यहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्शन देने की बात की जा रही है इस आर्टिकल में, ठीक है। एक रीजनेबल पीरियड के लिए बिफोर और आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। ये है इस आर्टिकल में मेंशन। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 2 सब क्लॉज 2 ऑफ कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इस आर्टिकल में मेंशन है कि एक वुमेन के प्रेगनेंसी के टाइम में या फिर उसके पोस्ट पीरियड में स्टेट का ड्यूटी है वुमेन को इंश्योर कराना फ्री सर्विस और एडिक्वेट न्यूट्रिशन, ठीक है। तो फ्री सर्विस प्रोवाइड कराना और सही न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना ये काम है स्टेट का, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट पीरियड। ये इस आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जनरल रिकमेंडेशन नंबर 24 ऑन आर्टिकल 12 ऑफ CEDAW, ठीक है। ये CEDAW कौन है, यही कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। अभी हम देखें आर्टिकल 12 सब क्लॉज 2, अब हम देख रहे हैं आर्टिकल 12। तो इसमें मेंशन किया गया है कि स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैटरनल मोर्टेलिटी को प्रिवेंट करे, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म आया मैटरनल मोर्टेलिटी। तो इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में वुमेन का डेथ या फिर प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के 42 डेज में उनका डेथ, यानी कि वुमेन का डेथ हो रहा है प्रेगनेंसी के टाइम में, उसी को कहा जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 12 यही कह रहे हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी को प्रिवेंट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट का, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम में अगर वुमेन का डेथ हो रहा है तो ये किस वजह से होगा, लैक ऑफ हेल्थ केयर,
ठीक है, हेल्थ केयर का फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड नहीं होता वुमेन को, इस वजह से प्रेगनेंसी के टाइम में उनका डेथ हो रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट का है कि वो इसे प्रिवेंट करे। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 14(1) ऑफ CEWAD, ये भी यही चीज़ है। ठीक है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, तो ये आर्टिकल 14 सब क्लॉज 1 जो है ये रूरल वुमेन के लिए। ठीक है, तो जो गांव में वुमेन रह रही है ना, ये उनके लिए लिखा गया है कि स्टेट को रूरल वुमेन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम को समझना और उसे एड्रेस करना, ये काम है स्टेट का। ठीक है, इसी को इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे लास्ट है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नंबर 5। इसमें भी यही लिखा गया है कि मैटरनल हेल्थ जो है उसे इम्प्रूव करना और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को यूनिवर्सली एक्सेस कराना, ये चीज़ मेंशन है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में। और इसमें टाइम फिक्स्ड किया गया था बाय 2015 तक। इसका टाइमलाइन था कि 2015 तक इसे कम्प्लीटली यूनिवर्सल एक्सेस बनाना है, लेकिन क्या ये पॉसिबल हो सका है? मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल हो सका है। अभी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सारे लोगों तक एक्सेस नहीं हो सका है, लेकिन फिर भी ये MDG में मेंशन किया हुआ था, इसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में। ठीक है, तो मेनली ये जितने भी आर्टिकल मैं आपको पढ़ाई हूँ इसे बस याद रखना है ताकि आप अपने आंसर में से यूज़ करो। आप आंसर में यूज़ करोगे तो ये एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा और आपको प्लस पॉइंट भी मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, तो जो हमारा पॉलिसी है ना रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पॉलिसी, तो बुक में इसे लिखा गया है RCH। ठीक है, इसका मतलब समझ जाना है कि ये क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, इसी पॉलिसी को नाम दिया गया है प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या क्या मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे सस्टेनेबल का मतलब क्या है, ये तो आप जानते ही हो कि प्रेजेंट की भी नीड को पूरा करना है और फ्यूचर की भी नीड को पूरा करना है। डेवलपमेंट तो हो लेकिन सस्टेनेबली हो। हम फ्यूचर के रिसोर्स को खत्म करके डेवलपमेंट नहीं कर सकते, यही चीज़ कहा गया है। उसके बाद दूसरा है एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड, ये मस्ट है ना, इसीलिए इसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन में डाला गया है। फिर नेक्स्ट है प्रमोटिंग जेंडर इक्विटी इक्वालिटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो देखो प्रोग्राम ऑफ एक्शन किसके लिए, चाइल्ड के लिए, वुमेन के लिए। तो बेसिकली अगर वुमेन की नीड को पूरा करना है तो उसे एजुकेट तो आप कर दिए, ठीक है, लेकिन जेंडर इक्वालिटी जब तक प्रमोट नहीं करोगे तो ये एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, कोई पढ़ाएंगे ही नहीं। तो एजुकेट करना है तो आपको जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करना होगा, फिर वो एजुकेट होगी और एजुकेट होगी तो वो इम्पावर्ड भी होगी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट रिडक्शन इन द इन्फेंट चाइल्ड एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है, अभी मैंने बताया ना आपको मैटरनल मोर्टेलिटी क्या है, ये सारे वर्ड को आपको यूज करना है। ठीक है, इससे आपका आंसर बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसे क्या करना है, रिड्यूस करना है, क्योंकि जब तक ये मैटरनल मोर्टेलिटी रिड्यूस नहीं होगा तब तक हम कह नहीं सकते कि हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ सर्विस। फिर वही चीज़ कहा जा रहा है कि यूनिवर्सली एक्सेस कराना है, सारे लोगों तक ये चीज़ पहुंचना चाहिए। तो ये सारे थे हमारे प्रोग्राम ऑफ एक्शन और इसके अंदर मेंशन किए गए सारे गोल्स। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आपको ये सारी चीज़ याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टारगेट फ्री अप्रोच टू फैमिली प्लानिंग। अब इसी प्रोग्राम के अंदर जो RCH प्रोग्राम अभी मैंने आपको बताया क्या था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पॉलिसी, इसी के अंदर आता है टारगेट फ्री अप्रोच टू फैमिली प्लानिंग। तो देखो ये टारगेट फ्री अप्रोच में क्या क्या चीज़ मेंशन किए गए हैं। तो सबसे पहला है इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विस बाय द कपल्स। यहाँ पे क्या है, फैमिली प्लानिंग। तो बेसिक टारगेट क्या होगा, पॉपुलेशन को रिड्यूस करना। तो पॉपुलेशन रिड्यूस करना है तो इसीलिए सबसे पहला टर्म में लिखा गया है इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विस बाय द कपल्स। ठीक है, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ RTIs एंड STDs। ये सारे क्या है, ये डिजीज है, इसे ही प्रिवेंट करना है ना। जैसे कि STD का मतलब क्या हुआ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो इसे आइडेंटिफाई करके इसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक फैमिली प्लानिंग के ही अंदर आएगा। तो ये भी क्या है, ये एक पॉलिसी है उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सही करने का। ठीक है, फिर देखो दूसरा क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन एंड सर्विसेज टू द एडोलेसेंट गर्ल एंड बॉयज। एजुकेशन बहुत जरूरी है, जब तक वो एजुकेट नहीं होंगे वो समझेंगे नहीं इस फैमिली प्लानिंग के टारगेट को।
ठीक है। उसके बाद देखो आइडेंटिफिकेशन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल एंड यूटेरिन कैंसर फॉर वुमेन हु आर इन द स्टेज ऑफ मीनोपॉज। तो ये सारे बेसिकली क्या है, सारे डिजीज है, इसे आइडेंटिफाई करके प्रिवेंट करना है, वही सारी चीज बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। फिर लास्ट है फैमिली प्लानिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द RCH प्रोग्राम। तो अभी मैंने बताया ना कि RCH प्रोग्राम के अंडर ही डाला गया है इस फैमिली प्लानिंग टारगेट को, ठीक है। RCH क्या है, याद है ना, भूलना नहीं है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आगे मूव करते हैं। आगे है इंडिकेटर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हमें इम्प्रूव करना है तो उसका कुछ इंडिकेटर होना चाहिए ना, जिससे हम मेजर कर सके कि हाँ चलो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो मेनली हमारे बुक में 4 इंडिकेटर दिए गए। सबसे पहला है क्वालिटी ऑफ केयर, नेक्स्ट है जेंडर रिलेशंस एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट, फिर है कॉन्ट्रासेप्शन एंड एबॉर्शन, और लास्ट है मैटरनल हेल्थ, ठीक है। तो देखो ये सारे ही इंडिकेट करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। सबसे पहला क्वालिटी ऑफ केयर। तो बेसिक जो एम है हमारे रिप्रोडक्टिव राइट्स का वो क्या है, यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस, ठीक है। सारे लोगों तक हेल्थ सर्विस पहुंचना चाहिए। तो इससे क्या होगा, सारे का हेल्थ इंप्रूव होगा और इससे सो होगा क्वालिटी ऑफ केयर, ठीक है। तो ये क्या है, एक मेजर इंडिकेटर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जेंडर रिलेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे बात है वुमेन एम्पावरमेंट की। तो बेसिक जो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें मेनली हम टारगेट करते हैं वुमेन की हेल्थ को, ठीक है। तो वुमेन एम्पावर होगी तो उसके पास बहुत सारे बेसिक राइट्स आ जाएंगे और इससे क्या होगा, उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंप्रूव होंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक इंडिकेटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्शन एंड एबॉर्शन। तो एबॉर्शन से क्या हो रहा है, वुमेन की रिप्रोडक्टिव चॉइस इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो वो अवॉइड कर सकती है अनवांटेड प्रेगनेंसी, और ये कब अवॉइड करेगी, जब वो खुद ही एम्पावर हो जाएगी। तो एम्पावर होने के बाद वो अपने राइट को समझेगी, वो सारे पॉलिसी को समझेगी। बहुत सारे कंट्री में अबॉर्शन को इलीगल माना जाता है और बहुत ही अनसेफ कंडीशन में अबॉर्शन होता है, तो इससे बहुत सारे मैटरनल डेथ भी होते हैं। तो ये सारे में इम्प्रूवमेंट भी क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ही एक इंडिकेटर, ठीक है ना। फिर लास्ट है मैटरनल हेल्थ। अभी जो मैंने आपको मैटरनल मोर्टेलिटी बताया वही चीज़ है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम में, चाइल्ड बर्थ के टाइम में, पॉवर्टी की वजह से ये सारे हेल्थ रिस्क आते हैं, ठीक है। तो उसी रिस्क को कहा गया है मैटरनल हेल्थ, और ये हमारे इंडिया में बहुत ही पुअर है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, तो इन सारे टाइम में क्या होता है, बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं और इससे इंक्रीज हो जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी। तो मैटरनल मोर्टेलिटी कम होंगे और इसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, इंडिकेट करेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हो गया एक इंडिकेटर, समझ गए। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जैसे सबसे पहला है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आउटलाइन बजटिंग फॉर जेंडर इक्विटी। कब, 2004 to 5, ठीक है। 2004 और 5 के बजट में ये बजटिंग फॉर जेंडर इक्विटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि क्या हो, जेंडर इक्वालिटी आए। तो अलग से पैसा बजट में रखा गया था सिर्फ जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो बजट में इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये पॉलिसी हो गया ना गवर्नमेंट का, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और पॉलिसी है, जैसे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और RCH प्रोग्राम, ठीक है। ये तो मैं आपको बता दी। देखो ये सारे जो प्रोग्राम है इसका बस एक ही ऑब्जेक्टिव है, फोकस करना वुमेन और चाइल्ड के हेल्थ पे, ठीक है। क्योंकि वुमेन और चाइल्ड के हेल्थ ही सबसे मेजर इशू है हमारे कंट्री में, ठीक है। तो इसे इम्प्रूव करना सबसे मेजर पॉलिसी है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ थे। इसके अलावा लास्ट में एक टॉपिक है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पॉलिसी। तो मेनली इस टॉपिक में आपको बताया गया है कि क्या क्या चैलेंजेस है जिसके वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छे से सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो सबसे मेजर इशू तो हमारा सोसाइटी ही है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रीज़न है, तो ये चीज़ मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, ये आपको खुद से पढ़ने, और आपको पढ़ने के बाद जो भी डाउट बचेगा आप मुझसे पूछोगे। सिर्फ मैं ही पढ़ाऊंगी तो आपके कंसेप्ट बिल्ड नहीं होंगे और फिर एग्जाम में जाके दिक्कत होंगे। मैं आपको बस इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको अपनी बुक पढ़ने में ईजी हो, ठीक है। मेरा टारगेट सिर्फ आपको हेल्प करना है, ना कि पूरी तरह आपको एग्जाम के लिए तैयार करा देना। तो इसलिए बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चैप्टर को फुल्ली कवर करोगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे, और फिर भी कोई डाउट बचेगा तो फिर मुझसे पूछोगे, ठीक है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था, और एक टॉपिक जो है क्या चैलेंजेस है वो आप पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ यूनिट 9 कवर हो गया।
अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यूनिट 10 के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।